हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम एमपीपीएससी परीक्षा के लिए निशुल्क तैयारी कर रहे हैं। एक क्रमबद्ध तरीके से तैयारी करते हुए हमने दसों यूनिट के लगभग स्टार्टिंग में 500 से ज्यादा और फिर बीच में कुछ गड़बड़ होने की वजह से कुछ कम क्वेश्चंस एमसीक्यू के फॉर्म में प्रैक्टिस किए। आज ये सीरीज का 10वां दिन है और 10वें दिन में हम 10 यूनिट लगभग हम समाप्त कर चुके हैं। 7वीं यूनिट बची है, उसको जल्दी ही एक बार मैं पढ़ाना चाहता हूं। पहले एक बार इन शॉर्ट रिवीजन करवाऊंगा और उसके बाद उसके एमसीक्यू लगवाऊंगा। आप निश्चिंत रहिए। आज हम 10वीं यूनिट के एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। चलिए बिना देर किए इसको सॉल्व करते हैं ताकि आप सब लोगों का रिवीजन पूरी तरह से हो सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पे पहला प्रश्न आपकी तैयार है। आप सब लोग अपना मूल्यांकन करने की बजाय अब अपने आप को समझाने की कोशिश करें कि इस समय आपकी जो स्थिति है उससे बेटर ही आप एग्जाम में होने वाले हैं। इससे बेटर एग्जाम में आप अपना परफॉर्मेंस देंगे। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप कोई एफएलटी मत लगाइए। किसी भी प्रकार की एफएलटी लगाकर आपको अपने अंक नहीं देखने हैं। अगर आप गलती से कोई एफएलटी लगा भी रहे हैं तो उसके नंबर मत चेक कीजिए कि 100 में से 70 आ रहे हैं, 75 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं। कोई मतलब नहीं है। अगर आज 100 में से 100 भी आ जाएंगे तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि एग्जाम में आपको कितना नंबर आएगा। एग्जाम में आपको 100 में से 100 भी आ सकते हैं और 100 में से 80 भी ना आए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अब इन सब बातों पर फोकस करना छोड़िए। चलिए एमसीक्यू के माध्यम से हम कुछ और नए फैक्ट और अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। हम अपने आप में और सुधार करते हैं। पहला प्रश्न है मध्य प्रदेश के पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। मध्य प्रदेश के किस संभाग में कितने जनजातीय इंदौर संभाग में कितने जनजातीय बहुल जिले हैं? फटाफट आंसर कीजिए कि इंदौर संभाग में जनजातीय बहुल जिले कितने हैं। इंदौर संभाग में जनजातीय बहुल जिले हैं 7। कितने हैं? 7। फटाफट आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइब्स ऑफ इंडिया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? ट्राइब्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं ठक्कर बाबा। कौन है? ठक्कर बाबा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य में जनजातीय उपयोजना अवधारणा लागू की गई? आपको याद रखना चाहिए कि जनजातीय उपयोजना में 13 योजनाएं थी जो मध्य प्रदेश में लागू की गई 1994 समय भी मैंने योजनाओं वाले वीडियो में याद कराया हुआ है। बेगाचक का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है? बेगाचक का अधिकांश भाग पूछा है। देखो यहाँ 2 ऑप्शन हो सकते थे, डिंडोरी भी ऑप्शन हो सकता था और मंडला भी। तो अब क्योंकि डिंडोरी ऑप्शन नहीं है इसलिए हमें निसंकोच मंडला आंसर करना है। अगर डिंडोरी ऑप्शन होता तो फिर तीसरा ऑप्शन बनाना पड़ता, दोनों वो है नहीं। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के विमुक्त जाति दिवस कब मनाया जाता है? आप सबको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में विमुक्त जनजाति दिवस कब मनाया जाता है। अगस्त के महीने में लास्ट दिन, क्योंकि आखिरी दिन ही तो मुक्त होते हैं हम सारी पीड़ाओं से। 31 अगस्त को विमुक्त जाति दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या महिला साक्षरता दर कितनी है? मध्य प्रदेश में जनजातियों की महिला साक्षरता दर कितनी है? फटाफट आंसर कीजिए कि मध्य प्रदेश में महिलाओं की जनजातियों में महिलाओं की साक्षरता दर 41.5% है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आपको पता है जब संख्या की बात करेगा तो मध्य प्रदेश आ जाएगा। आपको याद रखना है संख्यात्मक रूप से सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो मध्य प्रदेश में है और अब हमें याद है लगभग 1.5 करोड़ के आसपास जनजातीय जनसंख्या मध्य प्रदेश में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन गौड़ जनजाति के प्रमुख देवता के रूप में माने जाते हैं या गौड़ जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? आपको याद रखना है गौड़ जनजाति के प्रमुख देवता है ठाकुर देव। और आगे बढ़ते हैं। पिथौरा चित्रकला किस जनजाति से संबंधित है? पिथौरा चित्रकला भील जनजाति से संबंधित है। भिलट बाबा किसके देवता है? भिलट बाबा भीलों के प्रमुख देवता माने जाते हैं। याद रखना भिलट बाबा भीलों के प्रमुख देवता है। भगोरिया पर्व मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? अगर आपको ऑप्शन में झाबुआ के साथ अलीराजपुर भी हो तो फिर इनमें से इन सभी में मनाया जाता है, ऐसा कोई ऑप्शन भी दिया होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ बाकी ऑप्शन नहीं है इसलिए झाबुआ आंसर सही होगा। और आगे बढ़ते हैं। भगोरिया उत्सव किस माह में मनाया जाता है? भगोरिया उत्सव होली के समय अर्थात मार्च माह में मनाया जाता है। आपको याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं। गौड़ जनजाति में सेवा विवाह की अवधि कितनी मानी जाती है? आपको याद रखना है 3 से 7 वर्ष की अवधि को सेवा विवाह के रूप में या लमसना विवाह के रूप में माना जाता है।
और आगे बढ़ते हैं, रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया था? दुर्गावती जो कि गोंड वंश की थी, गोंडवाना वंश पर शासन या गोंडवाना क्षेत्र पर शासन किया था। गढ़मंडला की प्रसिद्ध रानी का नाम बताइए। वही रानी दुर्गावती गढ़मंडला की प्रसिद्ध रानी थी, क्योंकि यहाँ 4 रानियों के नाम है, इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है। 2023 में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध बेगा चित्रकार कौन थे? अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि 2013 में प्रसिद्ध चित्रकार कौन है जिनको ये पुरस्कार मिला। आपको याद रखना है, अभी हम ये क्वेश्चन एग्जाम में लगा भी चुके हैं। जोधिया बाई जो है उनको 2023 में पद्म पुरस्कार मिला, जो कि बेगा जनजाति से है। आगे बढ़ते हैं, भारिया जनजाति में विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? देखो, भारिया जो जनजाति है वो कौन सा नृत्य करती है? आपको याद रखना है, भारिया जनजाति मिदुआ नृत्य करती है। या मिडुआ लिखा हुआ है, मिदुआ भी लिखा हुआ तो चलेगा, मिडुआ भी लिखा हुआ रहेगा तो चलेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है जनजातीय शब्दावलियों में। और आगे बढ़ते हैं, आनंद सिंह श्याम और धनैया बाई कलाकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? देखो, आनंद सिंह श्याम हो या धनैया बाई हो या इसके जैसे जिनके पीछे श्याम शब्द लगा हुआ है, वे सब गोंड जनजाति के लोग होंगे और उनका सबका संबंध गोंड चित्रकला से है। आपको याद रखना है, इसी गोंड चित्रकला को 2023 में जीआई टैग प्राप्त हुआ है, ये भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, श्रीमती दुर्गाबाई व्योम किस जनजाति से संबंधित है? आपको याद रखना है, दुर्गाबाई व्योम का संबंध है गोंड जनजाति से। किस जनजाति से? गोंड जनजाति से संबंधित है दुर्गाबाई व्योम। और आगे बढ़ते हैं, दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली 9 डोरा अलंकरण, ये पिछली एमपीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। ये गोंड जनजाति और बेगा जनजाति दोनों का अलंकरण है, लेकिन एग्जामिनर ने इसे गोंडी माना है। आप दोनों में ध्यान रखिएगा, जैसे ऑप्शन होंगे वैसा आंसर करेंगे। मध्य प्रदेश में प्रथम भील सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ खोला गया? आपको याद रखना है, भाभरा में खोला गया है। चंद्रशेखर आजाद की 105वीं जयंती पर बनाया गया था। आप कमेंट करके बताना किस वर्ष में खोला गया। जनजातीय नेता सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मल्लोई भिलाला अंग्रेजी विरोधी क्रांतिकारियों में कब भाग लिए थे? आपको याद रखना है, 1857 की क्रांति में भील जनजाति ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, और ये हमें याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं, सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया? सेंधवा में भीमा नायक के नेतृत्व में आंदोलन किया गया था। किसके नेतृत्व में? भीमा नायक के। मध्य प्रदेश के प्रथम भील सामुदायिक रेडियो केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? सेम प्रश्न है, भाभरा। आप मुझे वर्ष कमेंट करके बताइएगा कि किस वर्ष में भाभरा में सामुदायिक रेडियो केंद्र बनाया गया। निम्नलिखित में से किस संस्कृत काव्य साहित्य की रचना गोंड राजवंश की बातें की गई है? को याद रखना है, रसरत्न माला जो संस्कृत का एक ग्रंथ है, उसमें गोंड राजवंश के सभी राजाओं का वर्णन या उनकी श्रेणियां दी गई हैं। आगे बात करते हैं, सामुदायिक रेडियो का क्या नाम है जो आदिवासी बोली और सूचना और संचार का काम करता है? वन्या, जिसकी स्थापना 1980 में हुई थी। वन्या प्रकाशन के नाम से जनजातियों की बोली और सूचनाओं को प्रसारित करता है। निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में कोलदेत्य का वर्णन मिलता है? आपको याद रखना है, कोलदेत्य का सर्वप्रथम वर्णन गार्गी संहिता में मिलता है। और आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से डोडबली पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? आपको याद रखना है, डोडबली पर्व जो है वो विशेष रूप की, कैसे याद रखेंगे? डोडबली कोरकू याद रखेंगे। डोडबली जो है वो कोरकू में मनाया जाता है। तो जब डोड की बलि दी जाती है, डोड की बलि आती है तो कर कर की आवाज आती है, ऐसे ही कोरकू आपको याद रखना है। कोरकू जनजाति में डोडबली पर्व मनाया जाता है। और आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय कोल जनजातीय अभिकरण 6 जून 2011 को बनाया गया था। कब बनाया गया था? 6 जून 2011 को। ऐसे में तारीख भी याद रखेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से सहरिया जनजाति का मूल निवास स्थान कौन सा है? सहरिया जनजाति जो है वो मूल रूप से शाहाबाद की रहने वाली जनजाति मानी जाती है। यहाँ शिवपुरी, मुरैना, गुना सब ऑप्शन में, लेकिन आपका आंसर शाहाबाद होगा। कौन सी जनगणना के अंतर्गत पातालकोट के भारिया को जंगलियों का जंगली कहा गया था? 1981 में कहा गया था। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि किसने कहा था इनको जंगलियों का जंगली। और आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले में पारधी जनजाति पाई जाती है? पारधी जनजाति पाई जाती है रायसेन में, भोपाल में, सीहोर में, उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा, क्योंकि पारधी जनजाति सब स्थानों पर पाई जाती है। प्रधान, ओझा, नागरिच, अगरिया जनजातियां किस जनजाति की उपजाति है? देखो, आप सब लोगों को ये याद रखना है कि ये जो उपजाति है, इससे एक प्रश्न जरूर आएगा आपको। अगर उपजातियां याद नहीं है तो आप लोग स्पेशली इनको याद रखें। ये जो उपजातियां हैं उसमें से 1 या 2 ऑप्शन जरूर आते हैं, आपको याद रखना है। ये गोंड की उपजाति है,
अगरिया, प्रधान, ओझा, सोलाहस, कोयला, भूतीस, ये सब गोंड की उपजातियां होती है। मछली नृत्य किस जनजाति में किया जाता है? मछली नृत्य बंजारा जनजाति में किया जाता है। और आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति के नृत्यों में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? को याद रखना है, कालबेलिया नृत्य को अमूर्त विरासत सूची में यूनेस्को द्वारा शामिल कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति को चरवाहा कहा जाता है? देखिए, जो धनगर जनजाति है सामान्यतः जबलपुर मंडला वाले क्षेत्र में पाई जाती है, इसे चरवाहा जनजाति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चरवाहा जनजाति। और आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में जनजातियों के लिए जन कल्याण और स्वराज अभियान की शुरुआत कब की गई? अब याद रखना है, अभी कुछ ही समय पहले जनजातियों के लिए स्वराज अभियान की शुरुआत की गई। और ये स्वराज अभियान कब लाया गया? स्वराज है इसलिए सितंबर हो जाएगा। स्वराज, देखो, किसी और के सितम से मुक्त करने के लिए स्वराज आया 2021 में। कब आया? स्वराज सितंबर 2021। तारीख याद रखने के लिए बात कही है मैंने। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में आदिवासी वकीलों की मदद के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? आपको याद रखना है, न्याय निकेतन योजना यहाँ शुरू की गई थी वकीलों की सहायता के लिए। धूमकोरिया किस जनजाति का युवा गृह है? आपको याद रखना है, उराव जनजाति में धूमकोरिया युवा गृह होता है। अब आप कमेंट करके बताएंगे घुटुल किस जनजाति का युवा गृह है। मध्य प्रदेश की किस जनजाति में युवा गृह नहीं पाया जाता है? आप याद रखेंगे कि भील जनजाति में कोई युवा गृह नहीं पाया जाता, जबकि मुड़िया, भारिया और उराव में पाया जाता है। और आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति में उजरी मांदी विवाह? देखो, अब आज इस वीडियो में लगभग 100 प्रश्नों, 150, 200 प्रश्नों में मैं कुछ 5-6 विवाह बताऊंगा, वो आप जरूर याद रखें। उजरी मांदी विवाह जो है वो प्रथा का प्रचलन किस जनजाति में पाया जाता है? तो याद रखना है, उजरी मांदी विवाह जो है वो विशेष रूप से बेगा जनजाति में पाया जाता है। बेगा ने जो है वो उजड़े हुए हैं, बेगा उजड़ी मांदी विवाह करते हैं। बेगा कौन सा विवाह करते हैं? उजरी मांदी विवाह। और आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की किस जनजाति द्वारा मुंडारिया या कोलारियन भाषा बोली जाती है? सहरिया जनजाति द्वारा मुंडारियन या कोलारियन भाषा बोली जाती है। और आगे बढ़ते हैं, तीसरा अंतरराष्ट्रीय जनजाति फिल्म समारोह कब और कहां आयोजित किया गया? देखो, ये अभी आयोजित नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हमें याद रखना है, तीसरा जो जनजाति फिल्म समारोह है वो जून 2013 में आयोजित किया गया था। कब आयोजित किया गया था? जून 2013 में। अगर पूछा जाए कि कहां, तो अगर इसमें मैंने दोनों ही प्रश्न डाल दिए, कब और कहां, तो कहां का आंसर होगा भोपाल और कब का आंसर होगा 2013। क्या पूछा गया? तीसरा अंतरराष्ट्रीय जनजातीय फिल्म समारोह। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा रतुना पर्व मनाया जाता है? आपको याद रखना है, रतुना पर्व कौन मनाता है? देखो, रत्न हम कहाँ रखते हैं? पहनते तो नहीं है, बैग में रख लेते हैं। तो रत्न कहाँ रखे जाते हैं? बैग में। तो रतुना पर्व कहाँ मनाया जाता है? बेगा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? बेगा जनजाति। मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद की स्थापना कब हुई? देखो, आदिवासियों के लिए स्पेशली लोक कला परिषद वही बनेगी आदिवासी परिषद है ना, इसलिए आदिवासी से 80, इसको मैंने पिछली बार भी जब पढ़ाया था तो ऐसे ही याद कराया था। 80 में आदिवासी और आदिवासी की लोक कला परिषद। मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना कब की गई? देखो, वित्त और विकास निगम की स्थापना हम करेंगे 2 लोग मिलकर 92 में, दोनों मिलकर के, ये 2 और ये 9 दोनों मिलकर के क्या करेंगे? वित्त एवं विकास निगम की स्थापना 1 अप्रैल 1992 को करेंगे। मध्य प्रदेश आदिवासी अनुसंधान एवं विकास रिसर्च एवं डेवलपमेंट संस्था की स्थापना कब की गई? तो याद रखना, मध्य प्रदेश बनने के पहले हमने इन पर रिसर्च करना शुरू कर दिया था 1954 में। 1956 में मध्य प्रदेश बना, उससे पहले इन पर R&D शुरू कर दिया, क्योंकि मध्य प्रदेश में किसे शामिल करना है, किसे शामिल नहीं करना, वो इसी पर निर्भर करेगा। और आगे बढ़ते हैं, आदिवासियों द्वारा बोली जाने वाली नहाला बोली कहाँ बोली जाती है? ये बैतूल में बोली जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बोली है नहाला, बैतूल में बोली जाती है। मध्य प्रदेश आदिवासी क्षेत्र में राशन आपके द्वार योजना कब शुरू की गई? आपको बताना है कि राशन आपके द्वार योजना कब शुरू की गई है। देखो, राशन आपके द्वार योजना जो है वो 2021 में नवंबर माह में शुरू की गई। कब शुरू की गई? नवंबर माह 2021, 15 नवंबर याद रखेंगे। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे 15 तारीख को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कौन सा दिवस मनाया जाता है जनजातियों से संबंधित? 2021 तो ठीक है, राशन आपके द्वार भी ठीक है। ये राशन में आगे 21 लिखा हुआ है, राशन में ऐसा लिखूं तो ये 21 मुझे दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते का संबंध किस जिले से? फग्गन सिंह कुलस्ते का संबंध जो है वो मंडला जिले से। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सिकल सेल एनीमिया एवं थैलेसीमिया निदान कार्यक्रम शहडोल जिले से शुरू किया गया।
तो जब कार्यक्रम शहडोल जिले से शुरू किया गया तो इस कार्यक्रम की शुरुआत किस तारीख को हुई, ये भी आपको याद रखना है, 15 तारीख 2022 याद रखेंगे आप तारीख, क्या तारीख है, 15 जुलाई 2022 को ये कार्यक्रम शुरू किया गया। देखो यहाँ सिकल सेल भी है और एनीमिया भी है, इसलिए दो चीजें हो गई, ये दो बातें हो गई, तो ये 22 याद हो जाएगा और 15 जुलाई आप मन से याद रखेंगे। राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहां पर है, आपको याद रखना है, जबलपुर में है। ये बहुत विशेष संस्था है, पहले जवाहरलाल कॉलेज में हुआ करता था। मध्य प्रदेश में वन्या प्रकाशन की शुरुआत 1980 में की गई है, 1980 में वन्या प्रकाशन शुरू हुआ। मध्य प्रदेश में आदिवासी जनजाति मंत्रणा परिषद की स्थापना कब की गई, जनजातियों के लिए मंत्रणा परिषद की शुरुआत होती है 2014 में। कब होती है, 14 में। देखो 14, जब कोई भी बच्चा 14 साल का हो जाता है तो उससे पूछ कर, उससे बता करके चीजें की जाती हैं। 14 में मंत्रणा करनी चाहिए, 14 वर्ष की उम्र में मंत्रणा करना शुरू कर देना चाहिए। निम्नलिखित में से भीलों का डॉक्टर किसे कहा जाता है, भीलों का डॉक्टर बड़वा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, बड़वा को कहा जाता है। और आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की किस जनजाति द्वारा सिडोला पर्व मनाया जाता है, सिडोला पर्व जो है वो कोरकू जनजाति द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है, कोरकू जनजाति द्वारा सिडोला पर्व मनाया जाता है। और आगे बढ़ते हैं, ये है गुड्डेबाई, रेणुबाई और बिरजू। ये तीनों कहाँ गए थे, हमने बताया था, टूर पर चले गए थे। जब हमने पिछली बार ये वीडियो आपको बताया था तो हमने ये कोडिंग के माध्यम से याद करा दिया, इसलिए याद रखिएगा, टूरिया जंगल सत्याग्रह से संबंधित है। मंशु ओझा जो है उनका संबंध किस आंदोलन से है, आपको याद रखना, मंशु ओझा भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। कौन से आंदोलन से संबंधित है, मंशु ओझा भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। मध्य प्रदेश की किस जनजाति द्वारा थाप्ती नृत्य किया जाता है, थाप्ती नृत्य कौन सी जनजाति करती है, देखो थाप्ती नृत्य किया जाता है जब करते हैं, थाप्ती मतलब झापटी, तो झापटे मारते हैं तो तब कुरकुर की आवाज आती है, तो कुरकुर करने लग जाते हैं लोग मन ही मन में, तो थाप्ती नृत्य कुरकुर की आवाज करता है, कुरकुर है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की किन जनजाति द्वारा भगेली विवाह का प्रचलन है, आप आंसर करेंगे भगेली विवाह गोंडों में लगता है, गोंड जनजाति में प्रचलन में है। मध्य प्रदेश की भील जनजाति का कुंभ किसे कहा जाता है, तो बाणेश्वर मेले को भील जनजाति का कुंभ कहा जाता है, जो राजस्थान में लगता है। भारिया जनजाति में प्रचलित कांटा नगना की प्रथा जो है वो मृत्यु से संबंधित है, मृतक संस्कार है, आप याद रखेंगे, मृतक संस्कार कांटा नगना की प्रथा है। पूर्वी मंडला के गौंड नामक पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई, आपको याद रखना है, स्टीफन फंच द्वारा लिखी गई, पूर्वी मंडला के गौंड। और आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस जनजाति का निवास स्थान को पूर्वा कहा जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको एक जोड़ी बना करके सारी जनजातियों के जो निवास स्थान है उनको याद रखना है। बेगा जनजाति के निवास को पूर्वा कहा जाता है, ऐसे ही भीलों के निवास को कू कहा जाता है। ऐसे आपको जोड़ी बनाकर एक टेबल छोटी सी बना करके ये याद रखना है, मैंने अपने नोट्स में वैसे भी आपको ये याद करवा रखा है। और आगे बढ़ते हैं, राजमोहनी देवी जो थी वो किस आंदोलन से संबंधित थी, वो माझी जनजाति की है और बिहार की रहने वाली थी। बिहार झारखंड पहले एक हुआ करता था, तो मांझी जो है वो विशेष रूप से पूजी जाती है जनजातियों में। बिरसा गोंड का संबंध किस जिले से है, देखो गोंड जनजाति को कुछ महान नायक रहे हैं, सबके बारे में हमें याद रखना है, लेकिन बिरसा गोंड का संबंध किस क्षेत्र से रहा, तो बैतूल क्षेत्र से रहा है, आप याद रखेंगे, बैतूल से बिरसा, बिरसा से बैतूल। आगे, निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा प्रसिद्ध हस्तशिल्प गुदड़ी या गुड़ियां बनाई जाती है, आपको याद रखना है, सहरिया जनजाति जो है वो विशेष रूप से प्रसिद्ध है इस गुड़िया को बनाने में। गुड़िया जो जनजाति है, यह गुड़िया जो शिल्प है वो इस सहरिया जनजाति द्वारा बनाई जाती है। मध्य प्रदेश में कोरकू सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, को याद रखना है, कोरकू जनजाति जो है वो मूल रूप से जिन क्षेत्रों में पाई जाती है वहीं पर इसका केंद्र बनाया जाएगा, लेकिन यहाँ भील जनजाति भी पाई जाती है, आपको आंसर खंडवा है रख करना है। ऐसे समय पर डाउट होने के चांस हो सकते हैं, आप नर्मदापुरम आंसर नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले सीताराम कंवर और का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से, देखो सीताराम जो है कुंवारे हैं, सीताराम कुंवारे का संबंध बड़वानी जिले से, किससे है, सीताराम बोलने वाला आदमी अपने आप में बड़ा हो जाता है, क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो बड़वानी आपको आंसर याद रखना है। निम्नलिखित में से कोरकू जनजाति पर मोनोग्राफ किसने बनाया, ये बसंत निर्गुणे ने बनाया है मोनोग्राफ, या इनको मोनोग्राफ लेखक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस चित्रकला के लिए 2023 में जीआई टैग मिला, आपको याद रखना है, गोंड चित्रकला को 2023 में एक जीआई टैग मिला गोंड चित्रकला के लिए। निम्नलिखित में से गोंड कला का संस्थापक किसको माना जाता है, गोंड कला का संस्थापक जनगण सिंह श्याम को माना जाता है।
क्योंकि जनगढ़ सिंह शाम से ही एक नई परंपरा शुरू होती है और उस परंपरा के बाद अनेक चित्रकार गोंड जनजाति में आते हैं। निम्नलिखित में से किसको मिलेट क्वीन कहा जाता है? मिलेट क्वीन आपको पता है लहरी बाई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मिलेट क्वीन लहरी बाई को कहा जाता है। और आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसको डिग्ना कला 2000 के लिए 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? डिग्ना कला के लिए आपको याद रखना है डिग्ना, ये लिखो एक बार, डिग्ना। और डी फॉर डिग्ना होता है और डी फॉर दुर्गा होता है, तो डी फॉर दुर्गा, डी फॉर दुगना, तो फिर दुर्गाबाई व्योम इसका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर है दुर्गाबाई। बहुत विशेष रूप से ऐसे क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये जनजाति के व्यक्तित्व पर पूछे गए प्रश्नों में से बहुत अच्छे प्रश्न हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से फटाफट आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति के अभिकरण का गठन कब किया गया? देखो, जनजाति के लिए अभिकरण का गठन 1996 में किया गया था। कब किया गया था? 1996 में। आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में सहरिया संग्रहालय की स्थापना कब की गई? अगर सहरिया संग्रहालय पूछा जाता तो आंसर 1990 में होगा। कुछ लोग 1990 में ही पैदा हुए होंगे, उस साल से जोड़कर याद रख लेना। सहरिया जनजाति के लोग सबसे बड़ी देवी किसे मानते हैं? तो सीता माता को मानते हैं, इसीलिए याद रखना सीता माता के स्थान पर इनका मेला भी लगता है, वाल्मीकि मेला कहलाता है। निम्नलिखित में से किस जनजाति के मकानों की बसाहट जो है वो उनका आकार जो है वो अंग्रेजी के यू आकार का होता है? आपको याद रखना है जो सहरिया जनजाति के लोग होते हैं, सहरिया, देखो शहर में जो घर बनते हैं वो यू आकार के बनते हैं, ये विशेष रूप से याद रखिएगा। बेगा जनजाति में करसकुआ का संबंध है विवाह संस्कार से। जब भी विवाह की शुरुआत होती है तो करसकुआ से ही होती है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर मिदुआ नामक नृत्य किया जाता है? अभी यही प्रश्न घुमा करके आपसे पूछ लिया गया था कि कौन सी जनजाति जो है वो मिदुआ नृत्य करती है, तो ये मिदुआ नृत्य जो है वो हमें याद रखना है। थोड़ा यहाँ फ्लक्चुएशन भी हो सकता है, अगर आपको गड़बड़ी हो रही हो तो थोड़ा सुधार लीजिएगा। भारिया जनजाति द्वारा किया जाता है। साथ में मैं एक बात और बता दूं, ये एक अन्य जनजाति द्वारा भी किया जाता है, यहाँ कंफ्यूज मत होना। कभी कभी एक ही चीज दो जनजातियों द्वारा की जाती है। जैसे मैं आपको एक विशेष रूप से बात बताऊं, बेगा और गोंड जनजाति अधिकांश चीजें सेम होती हैं, तो ऐसे में बचकर रहिएगा, थोड़ा सा सावधानी से। जो ऑप्शन उपलब्ध है उनमें हमें सही ऑप्शन को लगाना है। निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा दो तालिया नृत्य किया जाता है? देखो, जब दो तालियां नृत्य की बात करेंगे तो कोल 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 की आवाज आएगी, उसमें से दो ताली बजाएंगे तो कोल कोल, जैसे कॉल होता है ना, दो लोग आपस में कॉल करते हैं, तो दो तालियां नृत्य जो है वो कोल जनजाति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति में दशकीय वृद्धि दर कितनी है? देखो, मध्य प्रदेश की जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनमें 25.2% दशकीय वृद्धि दर पाई जाती है। कितनी? 25.2%। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि सामान्यतः दशकीय वृद्धि की दर कितनी पाई गई है। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है, आपको पता है। निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा बकपंथी पर्व मनाया जाता है? देखो, बकपंथी पर्व पर अभी हाल ही में ये जो कल परसों एग्जाम हुआ उस पर क्वेश्चन बना लिया गया। खैर, ये क्वेश्चन मैंने पहले से बना करके तैयार रखा था। तो बकपंथी पर्व जो है वो गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है, अब याद रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में ठेठरा नामक, किस जगह पर, किस जनजाति में ठेठरा नामक मीठा पदार्थ जो है या मीठा पकवान एक विशेष त्योहार के रूप में मना करके सबको बांटा जाता है? आप याद रखेंगे, ठेठरा का भारिया, भारिया का ठेठरा, या भारिया को ठेठरा से जोड़ लेना है। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में सहरिया जनजाति का उल्लेख मिलता है? आपको याद रखना, आईने अकबरी में सहरिया जनजाति के लिए फारसी शब्द सहर सहर या सवर सवर शब्द मिलता है। और आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित देवारण्य योजना, अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि देवारण्य योजना का संबंध किस प्रकार की चीज से या किस कार्य के लिए लाई गई थी? ये तारीख पूछी गई है 26 जुलाई 2021 इसकी तारीख है। देवता कब आते हैं? देखो, जुलाई 2021, इसको याद रख लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं रुका हूं यहाँ, नहीं तो इतनी स्पीड से चलने के बाद नहीं रुकता। विवाह से संबंधित साउंग भरना प्रथा जो है वो किस जनजाति में है? देखो, साउंग भरना जो प्रथा है वो भीलों की एक विशेष प्रथा है, आप याद रखेंगे, भील जनजाति में चलती है साउंग भरना प्रथा। और आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति सर्वाधिक साक्षर जनजाति मानी जाती है? आपको याद रखना है, जो साक्षर जनजाति पूछी जाएगी उसमें 4 ऑप्शन देखने हैं। मैं फिर से बता दूं, ऐसे प्रश्नों पर कमेंट मत करना। अगर यहाँ कोरको ऑप्शन होता तो वो भी सही होता, अगर यहाँ बेगा ऑप्शन होता तो वो भी। सारी जनजातियां अपने आप में साक्षर है, लेकिन जो ऑप्शन है
उनमें अगर पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा साक्षर जो है वो प्रधान जनजाति है इन चारों ऑप्शन उपलब्ध 4 ऑप्शन में से। अब याद रखेंगे, देखो कैसे, बेगा, सहरिया और भारिया तो पिछड़ी जनजाति है, तो अगर भारिया, बेगा और सहरिया पिछड़ी जनजाति है तो फिर पढ़ा लिखा कौन हो गया? प्रधान। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? आपको एक छोटा सा कोड बनाकर मैं याद करा चुका हूं कि मध्य प्रदेश की पहली सबसे बड़ी जनजाति कौन सी, दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है, आपको याद रखना चाहिए। अगर याद नहीं भी रखा है तो एक बार रिकॉल कर लो, मैंने आपको कोड बनाकर याद किया हुआ है। निम्न में से बेगा जनजाति में सुनमाई क्या होती है? भैया ये सुनमाई उस दाई को कहते हैं जो बच्चों को जन्म दिलाने का काम करती है। क्या करती है? बच्चों को जन्म दिलाती है। मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद द्वारा प्रकाशित चौमासा पत्रिका का मुख्य उद्देश्य जनजाति संस्कृति या जनजाति की संस्कृति को विकसित करना या उन पर फोकस करना। मोजीलाल कोरकू एक व्यक्ति का नाम है, किस नृत्य से संबंधित है? आपको याद रखना है मोजीलाल। देखो यहाँ मोजीलाल नाम ही बहुत इंटरेस्टिंग है। मोजीलाल जो है वो जब भी मजे ले लेकर के नाचेंगे, जैसे हम किसी को थप्पड़ मारते हैं तो मजे आते हैं ना, तो थापटी नृत्य से संबंधित है। थापटी नृत्य से संबंधित है मोजीलाल। कौन है मोजीलाल? थापटी नृत्य करने वाले विशेष कलाकार। निम्नलिखित किस सामुदायिक रेडियो केंद्र को रेडियो धड़कन के नाम से जाना जाता है? अब देखो वन्या हमने नाम सुन लिया है, रेडियो धड़कन कहा जाता है। सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र को रेडियो धड़कन कहा जाता है, याद रखिएगा। सेसाईपुरा में है ये। टंट्या भील ने किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से आक्रमण की गोरिल्ला पद्धति सीखी थी? को याद रखना है तात्या टोपे से उन्होंने गोरिल्ला पद्धति सीखी थी। किससे सीखी थी? तात्या टोपे से। और आगे बढ़ते हैं, भोपाल के जनजातीय संग्रहालय का डिजाइन किसने तैयार किया? आपको याद रखना है रेवती कामत ने तैयार किया। एक बार वीडियो पढ़ाते पढ़ाते टाइपिंग मिस्टेक की वजह से मैंने इसे खेती कामत पढ़ दिया था। आप याद रखेंगे ये रेवती कामत लिखा हुआ है। क्या नाम है? रेवती कामत द्वारा तैयार किया गया। फिर से याद रख लो, भोपाल के जनजातीय संग्रहालय की बात की जा रही है। और आगे बढ़ते हैं, कंवर जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? देखो कंवर जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में, क्योंकि कुंवारा जो रहता है वो बहुत दिल डाल से अपने आप के शरीर पर बहुत ध्यान देता है, तो शहडोल जिले में पाई जाती है। और आगे बढ़ते हैं, पंचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले कोरकू जनजाति को बंदोरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? बंदोरिया कहा जाता है। और आगे बढ़ते हैं, भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के कौन से जिले में निवास करती है? देखो भारिया जनजाति किस जिले के लिए फेमस है? छिंदवाड़ा जिले के लिए फेमस है, आप सबको पता है। ऐसे में चारों ऑप्शन में वो जनजाति का निवास हो सकता है, लेकिन आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है उस पर ध्यान देना है, ये छिंदवाड़ा में रहती है। पारधी जनजाति को मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता है? पारधी जनजाति को मध्य प्रदेश में मोगिया या बागरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोगिया या बागरी, इन नामों से इसे जाना जाता है मध्य प्रदेश में। उज्बन संस्कार जो है वो किससे संबंधित है? आपको याद रखना है उज्बन संस्कार का संबंध किससे है? तो जो मृतक अवस्था होती है या मरने की शमशान से संबंधित है। उज्बन संस्कार मृत्यु से संबंधित है। मध्य प्रदेश के कौन से भूभाग में जनजातियों का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है? अब देखो अगर आपसे यहाँ 2 प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, जनजातियों की संख्या, मतलब 1 जनजाति, 2 जनजाति, 3 जनजाति, ऐसे, और टोटल नंबर्स ऑफ उनके लोग। तो अगर नंबर्स पूछा जाएगा तो आपका आंसर ये वाला क्षेत्र हो जाएगा। तो यह मध्य प्रदेश में कौन से भूभाग में जनजातियों का सर्वाधिक संकेंद्रण? तो ये वैसा प्रश्न है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी क्षेत्र। तो क्या होगा आंसर? पश्चिमी क्षेत्र। और अगर नंबर्स ऑफ संख्या पूछी जाती कि कितनी प्रकार की जनजातियां पाई जाती है, तो फिर आंसर ये होगा, यहां पर ज्यादा जनजाति की जनसंख्या पाई जाती है नंबर्स में। मध्य प्रदेश का कौन सा भूभाग अल्प जनजातीय क्षेत्र कहलाता है? देखो मध्य भारत का जो पठार है वो अल्प जनजातीय क्षेत्र कहलाता है, बाकी सब क्षेत्रों की तुलना में। और आगे बढ़ते हैं हम, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का साक्षरता दर कितना है? देखो 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का साक्षरता दर आपको बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनजातियां हैं उनका साक्षरता दर 50.6 है। कितना प्रतिशत है? 50.6 है, आपको ये याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मध्य प्रदेश में खरियागढ़ या केमूर पहाड़ी नामक स्थान किस जनजाति का मूल निवास स्थान है? देखो खेरवार जनजाति के मूल निवास स्थान के रूप में जाना जाता है, खेरवार को कहा जाता है। खरियागढ़ या खेरवाड़ मूल जनजाति का निवास स्थान है। मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में पाई जाने वाली कौन सी जनजाति प्रमुख जनजाति है? अब आपको उत्तर पूर्वी का मैप बना लेना है, ऐसे में ज्यादा कंफ्यूज मत होना। उत्तर पूर्वी पूछा है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आपको याद है सभी जनजातियां पाई जाती हैं।
देखो यहाँ ऐसे में क्वेश्चन में कभी भी बिना मैप बनाए आंसर मत करना, बिना मैप बनाए क्वेश्चन करने पर आंसर करने पर गलत होने के चांस ज्यादा रहेंगे। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी जनजाति प्रमुख रूप से पाई जाती है? पश्चिमी क्षेत्र में देखो भील जनजाति पाई जाती है, लेकिन भील का ही एक स्वरूप भिलाला भी है और भिलाला का ही पटेरिया भी है, तो आपका आंसर भी उपरोक्त सभी हो जाएगा, इसलिए आंसर होगा उपरोक्त सभी। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मुख्यतः भारिया, बेगा, गोंड और कोरकू जनजातियां पाई जाती है? देखो भारिया, फिर से मैप बनाओ, ऐसे प्रश्नों में हमेशा मैप बनाना आपको याद रखना है, बिना मैप बनाए इनका आंसर नहीं करना है। भारिया, बेगा, गोंड सब इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है, तो ये दक्षिणी क्षेत्र कहलाएगा। कहां पाई जाती है? दक्षिणी क्षेत्र में। और आगे बढ़ते हैं, आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? आपको याद रखना है आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार ठक्कर बाबा द्वारा किया गया था 1930 में। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किसने जनजातियों को विलीन मानवता की संज्ञा दी थी? दास एंड दास, डॉक्टर दास एंड दास ने इन्हें विलीन मानवता की संज्ञा दी है। और आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी जनसंख्या है? आपको बताना है कि अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी जनसंख्या है। देखो हमें सबको पता है कि शहरी जनसंख्या बहुत कम मात्रा में ये लोग पाए जाते हैं, 6.8 इसका आंसर होगा। कितना आंसर होगा? 6.8% लोग जो हैं वो शहरी जनसंख्या के रूप में पाए जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं, भारत की प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में आदिवासियों को क्या कहा जाता था? आदिवासियों को प्राचीन ग्रंथों में आत्विक कहा गया है। क्या कहा गया है? आत्विक। आप याद रखेंगे। जनजातियों को नेशनल पार्क में रखा जाए, यह किसका कथन है? देखिए जनजातियों को नेशनल पार्क में रखा जाना चाहिए, ये बेरियल इरविन का कथन है। अंग्रेज अधिकारी थे बेरियल इरविन, आपको याद रखना है बेरियल इरविन ने ही ये सेंटेंस कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इन्हें नेशनल पार्क में रखा जाना चाहिए। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? अब यहाँ बड़ा कंफ्यूजन होता है, जनजाति समूह पूछ लिया जाए तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो भील जनजाति है, इसमें कोई दो राह की बात नहीं, किसी को कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अगर सबसे बड़ा जनजातीय समूह शब्द पूछ लिया जाता है तो फिर आप आंसर गोंड करेंगे, लेकिन अभी आंसर भील ही इसका सही ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की सबसे कम जनसंख्या में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? देखो सबसे कम जनसंख्या में पाई जाने वाली एक कमरे में रहने वाली जनसंख्या कमार हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कमार। कमार जो है वो एक कमरे में रहती है, सबसे छोटी जनजाति है। मध्य प्रदेश की कितनी जनजातियों की विशेषता पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है? तो 3 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। और आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित किया गया है? तो अनुसूचित जनजातियों को 366(24) और अनुसूचित जाति को 366(24). यहाँ जाति को और यहाँ जनजाति को परिभाषित किया गया है। कंफ्यूज मत होना, ये कंफ्यूज कर सकता है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची 5वीं और 6ठी अनुसूची के अंतर्गत निर्देश राज्यों को सहायता अनुदान प्रदान होता है? तो 375 के तहत सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। यहाँ कंफ्यूज मत होना, सबको सहायता अनुदान यहीं से प्राप्त होगा। संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, अमीमेत्री जो 4 राज्य हैं उनकी बात की गई है? तो 6ठी अनुसूची में अमीमेत्री 4 राज्यों की बात की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान करता है? आपको याद रखना है 16(4)A जो आर्टिकल है, 16(4)A जो आर्टिकल है वो जनजातियों के पदोन्नति में आरक्षण की बात करता है। 16(4)A याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में आदिम जनजाति कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई थी? आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना 1964 में की गई थी। कब की गई थी? 1964 में। निम्नलिखित में से किन जनजातियों द्वारा ऑपरेशन गोरिल्ला ग्रीन चलाया गया? गोरिल्ला ग्रीन किस जनजातियों के लिए चलाया गया था? आपको याद रखना है कोरकू और गोंड जनजाति के लिए ये ऑपरेशन गोरिल्ला ग्रीन चलाया गया था। कौन सी जनजाति? कोरकू और गोंड जनजाति के लिए। 1960 में गठित जनजातीय आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यूएन ढेबर आयोग कहा जाता है उसे, को याद रखना है। ढेबर आयोग भी वो आयोग था जिसने परिभाषा दी थी कि जनजातियों की परिभाषा क्या होगी। भारतीय आदिम जाति सेवक संघ की स्थापना कब हुई? तो ये आजादी के पहले स्थापित होने वाला संघ है, आपको पता है। आदिम जाति सेवक संघ की स्थापना 1946 में हुई थी। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन अगर हुआ आपको तो आप लोग इसे थोड़ा सा याद रखिएगा, ऐसे में कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे में को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको ऑप्शन में 46 और 48 दोनों रहेगा तो आप आंसर 48 करेंगे, क्योंकि मैंने इसको टेली कर लिया है। बहुत सारे स्थानों पर 46 दिया हुआ है, बहुत सारे स्थानों पर 48 है, लेकिन आपका सही आंसर 48 ही रहेगा। 48 ही आप एग्जाम में आंसर करेंगे।
मध्य प्रदेश में आदिवासी जिलों की संख्या कितनी है? आपको सबको पता है कि मध्य प्रदेश में आदिवासी जिलों की संख्या 20 है, लेकिन अब जब जिलों की संख्या बढ़ी तो फिर जिलों की संख्या 24 हो चुकी है। तो अब वर्तमान की अगर स्थिति के हिसाब से पूछा जाए तो आदिवासी जिले 24 हैं, और अगर आपसे 2011 की जनगणना के हिसाब से पूछा जाता है तो 2011 की जनगणना के हिसाब से 20 जिले हैं, वर्तमान में 24 जिले हैं। ये दोनों में डिफरेंस याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनजातीय अध्ययन के पिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो शरद चंद्र राय को जाना जाता है, इन्हें जनजातीय अध्ययन का पिता कहा जाता है। मवासी जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? देखो, मवासी किसकी उपजाति है, पहले आप ऐसे याद करो, याद करने की कोशिश करो तो अपने आप याद आ जाएगा। जो मवासी है वो किसकी उपजाति है? मवासी जो है वो छिंदवाड़ा जिले के जो पिछड़ी जनजाति उनमें से एक पाई जाती है। तो बालाघाट और छिंदवाड़ा दोनों ही जिलों में है, लेकिन आपको आंसर जो है वो छिंदवाड़ा करना है। छिंदवाड़ा में मवासी जनजाति पाई जाती है, कुछ मात्रा में बालाघाट में भी, लेकिन यहाँ आंसर आपको ज्यादा जहां पाई जाती है वो करना है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा? वृद्धि दर वाला जिला जब पूछा जाएगा तो आप आंसर करेंगे छतरपुर। जो छत्र छाया में है वो बहुत वृद्धि कर रहा है। किसी और की छत्र छाया में हम वृद्धि करते हैं तो छतरपुर सबसे ज्यादा वृद्धि करने वाला जिला है। हल्बा जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? देखो, हल्बा जनजाति के बारे में बार बार मैं पढ़ा चुका हूं आपको। हल्बा जनजाति किस जिले में पाई जाती है? छोटी छोटी जो बालिकाएं उनको हलवा खिलाया जाता है नवरात्रि में, तो बाला को हलवा खिला दो तो बालाघाट में हल्बा जनजाति हो जाएगी। आगे, मध्य प्रदेश के चंबल संभाग में मुख्यतः कौन सी जनजाति पाई जाती है? आप सबको पता है चंबल संभाग में सहरिया जनजाति पाई जाती है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम पूछा गया है यहाँ पर। ऐसे क्वेश्चंस में आप जरा सा टिक करके ध्यान से आंसर करेंगे। देखिए, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला पूछा जाएगा तो बहुत सजा मिली वहां के लोगों को, इसलिए न्यूनतम वृद्धि कर पाए सजापुर। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा जनजातीय विकास को बढ़ावा देने के लिए जनजातीय मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? जनजातीय मंत्रालय की स्थापना तब की गई थी जब पीछे नो 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 बोला जा रहा था। 1999, आंसर 1999 आपको याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की सभी जनजातियों में सबसे समृद्ध जनजाति कौन सी मानी जाती है? अब अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे शिक्षित जनजाति कौन सी है तो आपको ऑप्शन देखना है। सबसे समृद्ध में आंसर देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ गौड़ जनजाति, क्योंकि आपको सबको पता है ये राजवंशों से संबंधित जनजाति रही है, बहुत सारे राजा रहे। भील शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? कथा सरित सागर जो ग्रंथ है इसमें आपको पहली बार भील शब्द का उल्लेख मिलता है। भीलों को वन पुत्र की संज्ञा किसने दी थी? आपको याद रखना है, भीलों को वन पुत्र किसने कहा? तो भीलों को वन पुत्र जो है वो कर्नल ने कहा था। किसने कहा था? कर्नल जेम्स ने कहा था, याद रखिएगा, कर्नल जेम्स इसका आंसर होगा। डोहा नृत्य निम्न में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? डोहा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? डोहा नृत्य वही जो हमारे पड़ोस में इंदौर के पास में पाई जाती है जनजाति, भील जनजाति द्वारा डोहा नृत्य किया जाता है। जनजातियों में गांव का मुखिया, भीलों में गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? गमेती कहते हैं। एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि सर इस टॉपिक में बड़ा कंफ्यूजन, तो मैं टेबल बनाकर इसे दूर करने की कोशिश करूंगा। क्षेत्रीय ब्राह्मण में किस जनजाति को विश्वामित्र के वंशज के रूप में स्वीकार किया गया है? तो देखो, यहाँ विश्वामित्र और वाल्मीकि इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। हम जल्दी बाजी में वाल्मीकि को विश्वामित्र और विश्वामित्र को वाल्मीकि पढ़ लेते हैं, तो ऐसे में गड़बड़ ना हो। आप याद रखेंगे जो सहरिया जनजाति है वो इसका आंसर होगा। विश्वामित्र का वंशज किसे कहा जाता है? तो विश्वामित्र का वंशज भी है, सहरिया को कहा जाता है। यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना। और आगे बढ़ते हैं। लुंगारिया लोक गायन किस जनजाति से संबंधित है? देखो, क्या क्वेश्चन पे फोकस करो। लुंगारिया मतलब लुंगी पहनने वाला, या लुंगी से संबंधित कुछ ना कुछ होगा। तो ये जो लुंगारिया है ये भी सहरिया है, शहर में लोग लुंगी पहनते हैं, ऐसे जोड़ लेना है। मैं थोड़ा सा इन बातों पर ध्यान देता हूं ताकि आपका जुड़ जाए, अगली बार गलत ना हो। निम्नलिखित में से किस जनजाति में चिथोड़ा विवाह पाया जाता है? देखो, चिथोड़ा विवाह जो है और आप सबको याद रखना है, चिथोड़ा विवाह कोरकू जनजाति का प्रमुख नृत्य किसका विवाह है? कोरकू जनजाति में पाया जाता है चिथोड़ा। तो कोर कुर करके चिथोड़ दिया है ना, लथोड़ दिया, चिथोड़ दिया। निम्नलिखित में से मलंदा क्या होता है भाई? वहां जहां मटका रखा जाता है ना पानी का, उसे मलंदा कहा जाता है। और ये किस जनजाति से संबंधित है? तो आपको याद रखना है बेगा जनजाति से संबंधित है मलंदा। किससे संबंधित है? बेगा जनजाति से। मध्य प्रदेश में कुल कितनी जनजातियों को विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति के रूप में स्वीकार किया गया है? तो अगर ऐसा एक प्रश्न पूछा जाए तो आंसर 51 होगा। टोटल 51 आंसर करना है।
तलवार नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो जो तलवार नृत्य है वो बंजारा जनजाति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? बंजारा जनजाति का नृत्य है तलवार नृत्य। और आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति पीपल के देवता को बाड़िया बेचड़ा जो बाचड़ा जनजाति है वो उनके द्वारा पूजा जाता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति को गिहार उपनाम से जाना जाता है? आपसे पूछा जा रहा है किसे गिहार उपनाम से जाना जाता है, तो कंजर जनजाति को याद रखिएगा, गिहार उपनाम से जाना जाता है। गिहार किसे कहा जाता है? कंजर को। निम्नलिखित में से किस जनजाति में युवा ग्रह को गति ओरा कहा जाता है? मैं आपको एक टेबल बना करके गति ओरा पढ़ा चुका हूं कि गति ओरा या इसके जैसे जितने भी जो युवा ग्रह वो किनके हैं, तो मुंडा जनजाति में गति ओरा जो है वो पाया जाता है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति को बिद्री पूजा की जाती है? तो बिद्री पूजा 3 जनजातियों द्वारा की जाती है, आपको याद रखना है। बिद्री पूजा किसके द्वारा की जाती है? तो गोंड भी करते हैं, बेगा भी करते हैं, भारिया भी करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? गोंड, बेगा और भारिया का पहला समूह जो है इसका आंसर होगा। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति द्वारा पोला त्योहार जो है वो किसके द्वारा मनाया जाता है? तो पोला त्योहार जो है वो कोरकू द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? कोरकू जनजाति द्वारा मनाया जाता है। 10 गात्रा संस्कार जो है वो किससे संबंधित है? 10 गात्रा जो है वो मृत्यु संस्कार से संबंधित है। अब आप कमेंट करके बताएंगे कौन सी जनजाति करती है, इसमें वो मांग करके किया जाता है। बीरनमाला क्या है? बीरनमाला एक आभूषण है। क्या है? बीरनमाला एक आभूषण है, याद रखिएगा। बीरनमाला एक आभूषण है। हमने बहुत जल्दी इतने प्रश्न करने की कोशिश की, आप भी इसी स्पीड से इन क्वेश्चंस को लगाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।